हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं विविधता की समझ की, जहाँ हम इस विविधता को समझने के लिए दो उदाहरण देखेंगे। एक केरल और दूसरा लद्दाख। लद्दाख, लेह लद्दाख की बात आती है, जो हमारे देश की उत्तरी सीमा है, जम्मू कश्मीर में। उसकी सुरक्षा करने के लिए हमारे फौजी है जो हमेशा ही तैनात रहते हैं। उस लद्दाख की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। आप समझ सकते हो रेगिस्तानी इलाका कहाँ है, तो बारिश कम होती है यहाँ। और इस इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में सिर्फ जो बर्फ पिघलती है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलती है, जो कि ऊन बहुत कीमती होती है। कौन सी ऊन है? पश्मीना, जो सोलें जो बनती हैं, सोल जो सर्दी में शरीर को ढकने का काम करती हैं, उन्हें कहा गया है, उससे बनी होती हैं। इसलिए पश्मीना सोल बहुत महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना सोलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, हर तरह का छेना जिसे मांस खाते हैं, चीज पनीर की बात कर रहे हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक है, जो कि याक, जो ये जानवर की बात की गई है, ये बर्फीले जो क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाने वाला जानवर है। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि कई घटनाएं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचे हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत के पठार की हम बात करते हैं, उसी क्षेत्र की बात है। काफी साथ है मसाले, रेशम, दरिया आदि लेकर जाते थे। ये दर्रे हैं वो पास है जिनके रास्ते से वो जाते थे दूसरे क्षेत्रों में। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। बौद्ध धर्म, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो 400 साल पहले जो क्या है, यहाँ पे इस्लाम धर्म पहुंचा लद्दाख में। लद्दाख में गानों और कविताओं की बहुत से समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ, तिब्बत में जो ग्रंथ है उसको हम केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित है। केसर सागा यहाँ का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो ये ऐसा उपन्यास है एक आपका। आगे बात करते हैं हम केरल के विषय में, जो केरल के माध्यम से विविधता को समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ के हमने देखा कैसे जानवरों को पालते हैं। पश्मीना ऊन है जो उससे सालें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे केरल है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ वह राज्य है। एक उत्तर का जो हमने देखा सबसे उत्तरी छोर है, हम बात कर रहे हैं। दक्षिणी छोर है जो आपका केरल, दक्षिण पश्चिम की तरफ समुद्र के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, पहाड़ियों से है। इस पर विविध प्रकार की मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं वहाँ पहाड़ियों में, और इससे मसालों का कारण क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक रहा है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केवल केरल आए। अरबी और यहूदी, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म दूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। केरल के अंदर संत थॉमस है जो ईसाई धर्म को लेकर भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखते हुए कहा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इब्न बतूता, जो एक सॉन्ग में भी हम यूज करते हैं। वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली नाविक था, जो समुद्र के रास्ते जो क्या है कालीकट बंदरगाह पे जो क्या है, कालीकट बंदरगाह यही है केरल के अंदर, जो रास्ता उसने खोजा व्यापार का। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, इसलिए चीनी वाला इन्हें बोला जाता है मछली पकड़ने के लिए। कैटामरीन,
जो एक ऐसी नाव होगी जहाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाएगी मछलियों को। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसे चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, चीन में हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। जमीन उपजाऊ है, चावल की कृषि की जाती है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ केवल केरल और भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो हमने देखा वहाँ हम जो भी देखते हैं, दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों से प्रभावित है। चाहे चीन, हम केरल की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई गई। वहीं लद्दाख की विशेषज्ञ भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों को अपने ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से जो हमेशा ही गहरा संबंध होता है हमारा हमारे क्षेत्र से। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार भी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक और रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में आपस में हम घुल मिल जाते हैं जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं। और यही हमारी विविधता की एकता की ताकत है। हम बात करें विविधता में एकता, उसकी ताकत को स्रोत माना अंग्रेजों का भारत का राज था। विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों के अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष हम किया है उन्होंने, चाहे 1857 की क्रांति है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। देश को आज़ाद कराने में एकजुट होकर आंदोलन किया। उन्होंने जेल भी गए, अंग्रेजों का अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, इसलिए काफ़ी विविधताएं हैं और उन्होंने ऐसा किया भी और लंबे समय तक शासन भी किया। राह चलता रहेगा मगर लोगों में दिखाया कि एक दूसरे के कितने भिन्न हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वो एक साथ रहे हैं। इसमें आगे हम बात करें, ये अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो यहाँ वो गीत था वो गाया गया था। इसमें इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जो घटना घटी थी ये। और जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने मारे लोग, बहुत सारे लोग मारे गए थे। अंग्रेजों के पश्चात नीति विरोध करने के लिए जमा हुए, उनमें से बहुत सारे लोगों की जानें गई, उनमें भी बहुत सारे ज्यादा घायल हुए और गीत उन्हें शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह भी तौर प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। तो क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इसी झंडे के सारे भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। तो ये वहाँ दिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, यह है भारत से गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। और यह नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। अनेकता में एकता का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उन्होंने भी भारतीय एकता की अभिव्यक्ति की बात है राष्ट्रगान में की है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने संबोधित किया इसके अंदर। तो इससे हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर तक जो हमारा सितंबर के जो आपके MCQ 50 मार्क्स का टेस्ट होना है वो यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अपनी तैयारी करनी अच्छी। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।